प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। महेंद्र सिंह काजला, इकोनॉमिक्स लेक्चरर, गंगानगर से। आज मैं आपको जो हमने पहले अध्ययन किया था, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन चल रहा है कक्षा 12 का, और उसमें उपभोक्ता का संतुलन हमारा जो चैप्टर चल रहा है, जो आपके 13 नंबर का आना है परीक्षा में। तो उसमें हमने जो अभी तक अध्ययन किया उसको थोड़ा सा बेस बनाते हुए हम आगे चलेंगे, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो उससे पहले हमने क्या किया था, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में पढ़ा था। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में क्या है कि दो वस्तुएं हमने ली थी, केले की मात्रा ली थी और इधर जो है वस्तु उसकी उपयोगिता ले। तो यहाँ हमने देखा है कि ये गिरती हुई रहेगी, यानी जिस प्रकार से हम वस्तु का उपभोग करते हैं वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता गिरती जाती है, जिसका हमने पहले अध्ययन लिया था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का। तो शुरू में 16, 10, फिर 8, फिर इस प्रकार से जैसे जैसे इकाइयों का उपभोग बढ़ाएंगे केले की इकाइयों निरंतर, तो सीमांत उपयोगिता जो है वो गिरती चली जाएगी। तो इस प्रकार से हम इससे अब आगे बढ़ते हैं। ये गोसेन का प्रथम नियम था जो 1854 में उसने दिया था, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि ये मांग का नियम भी इसी पर निर्भर है। जो आगे पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन का नियम पढ़ेंगे, वो भी इसी पर निर्भर है। अब उसी कड़ी में हम आगे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे गोसेन का द्वितीय नियम, जिसे समसीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। समसीमांत उपयोगिता नियम में कि उपभोक्ता का संतुलन हम देखेंगे। जैसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में हमने उपभोक्ता का संतुलन देखा, वैसे ही समसीमांत उपयोगिता नियम में भी हम उपभोक्ता का संतुलन देखेंगे कि उपभोक्ता एक वस्तु तो खरीदता नहीं, 2-3 वस्तु खरीदेगा, बाजार में जाएगा, तो एक वस्तु की उपयोगिता जो है ना, उसकी उपयोगिता पर निर्भर करेगा कि भाई उसको किस वस्तु से कितनी उपयोगिता मिल रही है, और वहाँ वो संतुष्ट होगा जहाँ उसको अधिकतम उपयोगिता मिलेगी, अधिकतम संतुष्टि उसको मिलेगी, वहाँ पर उपभोक्ता का क्या हो जाएगा, संतुलन। संतुलन का मतलब होता है, साम्य का मतलब होता है कि वो फिर स्थिर स्थिति में हो जाएगा। यानी यदि किसी से ज़्यादा मिल रही है तो वो संतुलन में रहेगा, यदि किसी से कम उपयोगिता मिल रही है तो नहीं होगा। बिल्कुल दो वस्तुओं को, दोनों से उसको लगभग बराबर उपयोगिता यदि उसको मिल रही है तो ये मान लो कि उपभोक्ता संतुलन में हो जाएगा। तो समसीमांत उपयोगिता नियम में हम दो वस्तुएं लेके चलते हैं कि भाई एक वस्तु की जरूरत नहीं है, वो बाजार में जाएगा तो उनको अनेक वस्तुओं की, विभिन्न वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी, 2 से ज़्यादा वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम 2 वस्तुओं की लेके चलते हैं, एक केला और सेब। कोई उपभोक्ता बाजार गया और उसने 2 वस्तुएं खरीदनी चाहिए, तो वहां पर यानी समसीमांत उपयोगिता के नियम के अंतर्गत है कि वस्तु की कीमत, उसकी बाजार जो कीमत है वो उसकी सीमांत उपयोगिता की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया था कि किसी वस्तु की कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता पर ही निर्भर करती है, कुल उपयोगिता पर नहीं, सीमांत उपयोगिता पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो यहाँ वो सीमांत उपयोगिता बराबर करेगा। मान लीजिए इसका ये हो गया कि MUX बराबर PX, यानी किसी वस्तु X वस्तु की सीमांत उपयोगिता और X वस्तु की कीमत, बाजार कीमत के यदि बराबर है, वहां पर उपभोक्ता क्या है, संतुलन में है। ठीक है ना, MUX बराबर PX, यानी X वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत X वस्तु की यदि बराबर होगी तो उपभोक्ता संतुलन में है। लेकिन यहाँ ये नहीं है कि एक वस्तु को लेकर हम चले, हम एक से ज्यादा वस्तु की यदि बात करें, बाजार में जाए उपभोक्ता और ज्यादा वस्तु ले तो वो किस प्रकार से संतुलन होगा। तो हम 2 वस्तु की बात यदि करेंगे तो ये करेंगे MUX PX बराबर MUY PY, और इस प्रकार से हम आगे चलेंगे तो अनेक वस्तु हो सकती हैं MUN और PN। कहने का मतलब, इसका मतलब कि अनेक वस्तुएं कई हो सकती हैं। तो यहाँ X वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर है और उसकी कीमत X वस्तु की बराबर Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता और इसकी कीमत Y वस्तु। तो यहाँ उपभोक्ता क्या है, संतुलन में है। ये तो था अपना एक समीकरण के माध्यम से कि उपभोक्ता समसीमांत उपयोगिता में किस प्रकार से जो है वो संतुलन में रहता है।
लेकिन हम एक वैसे यदि बात करें, एक उदाहरण के रूप में देखें, तो हम देखेंगे कि केले का और सेब का यदि उदाहरण हम दें, केले और सेब दो वस्तु का उदाहरण यदि लें, तो यदि मानते हैं कि एक उपभोक्ता के पास क्या है कि 450 रुपये हैं और वो बाजार में गया और उसको केले भी लेने हैं और सेब भी लेने, तो 450 रुपये को इस प्रकार से खर्च करें, वे करें कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए। ठीक है ना, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए। तो इसका एक सूत्र है, देखिए, x वस्तु उसकी कीमत प्लस y वस्तु उसकी कीमत बराबर n, यानी उसकी आय के बराबर होनी चाहिए। सपोज कीजिए ये 450 रुपये खर्च कर रहे हैं, ये 450 लिख दिए, और अब क्या करेगा, केले का भाव है 30 रुपये के जी, सेब का भाव है 90 रुपये के जी, तो क्या करेगा वो कि 3 किलो यदि केले लिए, कितने हो गए 90 रुपये 30 के भाव, और सेब 4 किलो लिए मान लीजिए और भाव था 90 रुपये, कितने हो गए 90 प्लस 360 बराबर 450। यहां उसको क्या मिली है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है। वो क्या करेगा, 3 किलो तो केला लेके आएगा और 4 किलो सेब लेके आएगा, तो उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। तो यह है सम सीमांत उपयोगिता का नियम, जिसे गोसेन का द्वितीय नियम कहते हैं। इसमें इनकी सीमांत जो उपयोगिता है वो बराबर करेगा। कहने का मतलब यदि बात हम करें कि भाई प्रति इकाई 1 रुपये की क्या उपयोगिता है, तो यदि एक उदाहरण के रूप में माने तो आप ये मान लेते हैं कि केले की उपयोगिता कितनी है 300 मानेंगे, और कितने का भाव कितना है 30 रुपये प्रति केजी है, तो इसकी उपयोगिता होगी मान लो 10। प्रति इकाई जो उपयोगिता है, प्रति 1 रुपये की उपयोगिता कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। और यदि सेब की हम बात करें तो उसकी माने तो 900 रुपये उपयोगिता मान लेते हैं, हम कल्पना करेंगे 900 रुपये उपयोगिता है, और उसकी कीमत कितनी है प्रति केजी 90 रुपये, तो वो भी क्या है 10। यहाँ ये बराबर प्रति इकाई, ये जो उपयोगिता 1 रुपये की जो उपयोगिता मिल रही है वो 10 दोनों में मिल रही है, तो यहाँ उपभोक्ता क्या है संतुलन में है। तो इस प्रकार से 450 रुपये का इस प्रकार से एडजस्ट करेगा वो, ताकि उसको अधिकतम संतुष्टि मिलती रहे। यदि किसी चीज की क्या करेगा वो तब तक संतुलन में होगा जब तक उसको ज्यादा मिल रही है। मान लीजिए MU(x) यदि उसकी कीमत से ज्यादा है तो x वस्तु वो ज्यादा मात्रा में खरीदेगा और उसको ज्यादा x वस्तु भी खरीद करेगा। और यदि क्या करेगा MU(y)Px, यानी ऐसे करें हम, ऐसे कर दें, तो इसका मतलब है कि कीमत यदि उसकी कम है, जैसे x वस्तु की कम है, तो वो क्या करेगा ज्यादा मात्रा खरीदेगा, उपयोगिता बढ़ाएगा। या x वस्तु की उपयोगिता बढ़ा यदि ज्यादा है और ज्यादा वस्तु को खरीदेगा, तो वहां वो संतुलन में नहीं होगा। y वस्तु की यदि ऐसी बात करें तो यदि वो कम मात्रा में खरीदेगा तो संतुलन में नहीं होगा। ये बात है उसकी कीमत पर। यदि कीमत है उसकी बाजार कीमत यदि उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर होगी तो ही वो उपभोक्ता क्या होगा संतुलन में होगा। इसलिए एक उदाहरण के माध्यम से हमने सम सीमांत उपयोगिता नियम पढ़ा, जो बाजार में बड़ा ही काम में आता है, और अन्य नियम भी इस पर आधारित है। ये गोसेन का द्वितीय नियम कहलाता है। ये सारी बातें जो है गणनावाचक विश्लेषण से संबंधित है। ठीक, अब हम गणनावाचक में उपयोगिता का क्या होता है, मैंने बताया कि प्राचीन अर्थशास्त्री जो मार्शल हो गए, एडम स्मिथ हो गए, कार्ल मेंजर हो गए, ये अर्थशास्त्री ऐसे थे जिन्होंने कहा कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। किसमें मापा जा सकता है, उसको यूटिलस में मापा जा सकता है। यानी किसी एक चीज को, जैसे एक केला खाने से हमें 20 यूटिलस प्राप्त होगी, है ना, दूसरे खाने से 16 होगी, घटता जाएगा, ठीक है, पहले से ज्यादा प्राप्त होगी, दूसरे से धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसीलिए ये एमयू गिरता चला जाता है, इसलिए इसका ढाल जो है ना। और बाद में क्या है, यदि आपने एक सीमा के बाद भी वो उसका उत्तरोत्तर जारी रखा तो हो सकता है आपकी 5 से केले के बाद वो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो जाए, इसलिए ये ऋणात्मक भी हो जाती है। तो ये सारा जो है जितना भी सीमांत उपयोगिता से संबंधित है, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सीमांत उपयोगिता, और उसको लेके हम
जो है ना उनके आधार पर, क्योंकि किसी वस्तु की कीमत है ना वो सीमांत उपयोगिता के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। अब हम बात करें तो गणनावाचक विश्लेषण से हम निकलकर अब आएंगे कर्मवाचक विश्लेषण। तो उन्होंने कुछ जो आधुनिक अर्थशास्त्री थे, जिसमें मान लीजिए आप जे.आर. हिक्स हैं, R.D. एलन हैं, सल्टस्की हैं, पेरेटो हैं, ये आधुनिक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने ये बताया कि हम उपयोगिता को इस प्रकार से माप नहीं सकते, जैसे उन्होंने जो प्राचीन अर्थशास्त्री ने मापा है ना न्यूटन्स के आधार पे, नहीं, उनको हम ऐसे नहीं माप सकते, उसको हम कर्म दे सकते हैं, अधिमान दे सकते हैं, ऐसे नंबर दे सकते हैं, जैसे यहाँ दे रखा 1 2 संयोग 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबर हम इसको दे सकते हैं। और कहने का मतलब ये नंबर, इसको कर्म अधिमान दिया जा सकता है, इसको ऐसे यूनिट्स में नहीं मापा जा सकता। तो उन्होंने एक दृष्टिकोण और दिया जिसको हम कर्मवाचक दृष्टिकोण के रूप में जानते हैं। कर्मवाचक में जो सबसे आपकी महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है आपका तटस्थता वक्र, जिसको अंदिमान वक्र भी कहते हैं, तटस्थता वक्र भी कहते हैं, जिनको उदासीन वक्र भी कहते हैं, जिनको आईसी कर्व भी कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व, ये सारे एक ही नाम है। इसका मतलब ये है कि तटस्थता वक्र में कि उपभोक्ता, वहां तो जब हम उपयोगिता पढ़ रहे थे तब तो अधिकतम संतुष्टि की बात चल रही थी, लेकिन यहां क्या करेंगे हम, उपभोक्ता को समान संतुष्टि दो। अब गणनावाचक विश्लेषण के बाद हमें, क्योंकि उपयोगिता के दो आधार पे जो है ना इसका विश्लेषण करेंगे हम, एक गणनावाचक का जो हमने लगभग कंप्लीट कर लिया, अब हम करेंगे कर्मवाचक के आधार पे उपयोगिता का विश्लेषण, यानी कर्मवाचक विश्लेषण जिसे ऑर्डिनल एनालिसिस कहते हैं, वो करेंगे। तो उनमें हम तटस्थता वक्र जो उसका मुख्य है, जिसमें वो देने वाले थे जे.आर. हिक्स, R.D. एलन और पेरेटो, सल्टस्की, ये आधुनिक अर्थशास्त्री जिन्होंने ये कहा कि उपयोगिता को आप यूटिल्स में नहीं माप सकते, उसको कर्म दे सकते हैं, अधिमान दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि तटस्थता वक्र का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं तटस्थता वक्र। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि तटस्थता वक्र में यानी दो वस्तु का ऐसा संयोग जिस दोनों संयोगों में उपभोक्ता क्या होता है, तटस्थ होता है, उदासीन होता है और संतुष्ट होता है, उसको समान जो है संतुष्टि प्राप्त होती है दोनों संयोगों। तो तटस्थता वक्र का मतलब होता है ऐसी कर्म का कि दो वस्तु का एक ऐसा संयोग जिसमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि दोनों संयोगों से प्राप्त होती है। यहाँ हम बात करेंगे x और y को लेकर कि दो वस्तु, एक वस्तु x ले लेते हैं और एक y ले लेते हैं। हम तालिका के माध्यम से और डायग्राम के माध्यम से इस चीज को अच्छी तरह से समझेंगे कि तटस्थता वक्र क्या है, परिभाषा आपको बताई दी गई है। अब देखिए ये तालिका दी है, संयोग दे रखे 1 2 3 4, या इसको A B C D E F कैसे भी आप बता सकते हैं। उसके बाद वस्तु x देखिए 1 2 3 बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वस्तु y उदाहरण के रूप में लेते 25 20 16 13 11 10, और दोनों संयोगों से देखिए वस्तु x संयोग 1 y का 25 प्राप्त होगी, लेकिन उपभोक्ता को संतुष्टि क्या मिलेगी, समान संतुष्टि, यानी एक इकाई को x की काम में ले रहा है और 25 इकाई किसकी ले रहा है, y की, तो भी उसको समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अब देखिए इकाई हम बढ़ाएंगे, x की 2 इकाई काम में लेगा तो उपभोक्ता क्या है, 20 इकाई किसकी काम में लेगा, y की, तो भी उसको समान संतुष्टि प्राप्त होगी। देखिए ये बढ़ रही है, लेकिन यहां जो है ना x की वस्तु को छोड़ रहा है, यानी कम होती जाती है, लेकिन फिर भी उसको समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यदि एक इसमें एक को यदि बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु की मात्रा को कम तो किया जाता है, कम करते करते यानी x वस्तु का अधिक यदि प्रयोग करेंगे, अतिरिक्त प्रयोग करेंगे तो y वस्तु की मात्रा में छोड़नी पड़ती है, लेकिन फिर भी उपभोक्ता को उससे क्या मिलती है, समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इसका मतलब ये देखिए, अब इस वक्र के माध्यम से, रेखा चित्र डायग्राम के माध्यम से आप देखिए ऐसी वक्र दिखाया गया है। इसमें देखिए आप कि ये एक इकाई है वस्तु x की, यहाँ ये 25
y की। तो इस प्रकार से एक रेखा चित्र बनाएंगे जो 25 फिर जो है ना 20 फिर 16 इस प्रकार से ऐसे चलेगा गिरता, यानी इसका ढाल जो होता है वो बाएं से दाएं ओर गिरता हुआ होता है। समझ गए? बाएं से दाएं ओर गिरता होता है। इसका मतलब है कि किसी एक वस्तु की यदि मात्रा हम बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु की मात्रा हमें क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। इससे पहले हमने जो वक्र पढ़ा था ना उत्पादक संभावना वक्र, उसका ढाल क्या था? बिल्कुल इसके विपरीत था, जिसमें एक वस्तु यदि बढ़ानी तो दूसरी वस्तु की मात्रा को हमें निश्चित रूप से कम करना पड़ता था। चावल और गेहूं की उदाहरण दिया था ना, तो उसमें यदि चावल की मात्रा बढ़ाएंगे तो गेहूं की मात्रा को हमें निश्चित रूप से कम करना पड़ता था, है ना? तब लेकिन यहाँ क्या है कि वो इनको 25 ये एक नंबर इकाई 25 वाई भी काम ले रहा है, एक्स की एक ले रहा है, तो भी उसको समान संतुष्टि प्राप्त होगी, बिल्कुल समान। उसके बाद 2 इकाई इधर बढ़ा रहे तो ये 20 में भी उसको क्या मिल रही है? समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। इधर ऐसे बढ़ाएंगे एक्स की और यहाँ उसको वाई को कम करते जाएंगे, लेकिन फिर भी उपभोक्ता यहाँ पे क्या है? समान संतुष्टि होता है। इसे ही तटस्थ वक्र कहते हैं। इसका ढाल बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक का मतलब होता है कि ये इसका ढाल जो है नेगेटिव है, गिरता हुआ है, यानी एक वस्तु की मात्रा बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु की मात्रा में निश्चित रूप से कम करनी पड़ेगी, ये हमें बताता है। तो इसकी 3 विशेषताएं हैं। 3 क्या है? विशेषताएं हैं कि तटस्थ वक्र क्या है? प्रश्न इस प्रकार से आता है, तटस्थ वक्र का अर्थ बताइए, परिभाषा बताइए और इसको रेखा चित्र के माध्यम से इनकी विशेषताएं बताइए। तो हम बारी बारी से करेंगे विशेषता। तो पहली विशेषता इसकी ये है कि तटस्थ वक्र जो होता है वो इसका ढाल क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ढाल ऋणात्मक होता है। आईसी वक्र का ढाल कैसा होगा? ऋणात्मक, यानी गिरता हुआ होगा। ऋणात्मक का मतलब यही है कि एक वस्तु की मात्रा बढ़ाएंगे दूसरी वस्तु की मात्रा में कम करनी पड़ेगी, फिर भी उपभोक्ता जो है ना बिल्कुल उनमें तटस्थ रहता है, उदासीन रहता है और उसको दोनों सहयोगों से समान संतुष्टि प्राप्त होती है, इसलिए इसका ढाल क्या होता है? गिरता हुआ होता है। दूसरा, ये मूल बिंदु से आईसी वक्र मूल बिंदु से उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर यानी कॉन्वेक्स होता है। कहने का मतलब है कि ये देखिए आप, ये मूल बिंदु है, यहां से ये उन्नतोदर होता है, यानी इस प्रकार से इसका ढाल है, ये उन्नतोदर कहलाता है। तो इस तरफ होता है ना ये ढाल, यदि आप बात करें तो ये नतोदर जो उत्पादन संभावना वक्र का किया था नतोदर, लेकिन ये इससे उल्टा है। ये इसका ढाल क्या होता है? उन्नतोदर, जिसे उत्तल भी कह सकते हैं, कॉन्वेक्स कह सकते हैं। तो ये दूसरी इसकी विशेषता है कि इसका ढाल क्या होता है? उन्नतोदर होता है, मूल बिंदु से उन्नतोदर होता है। और तीसरी इसकी विशेषता ये है कि ये न तो, कहने का मतलब है कि ये आपस में दो तटस्थ वक्र आपस में एक दूसरे को काट नहीं सकते, ठीक है ना? किस प्रकार से नहीं हो सकते? काट नहीं सकते। तीसरी इसकी विशेषता ये है कि दो तटस्थ वक्र आपस में एक दूसरे को नहीं काट सकते। आप ये देखिए, यहां फिर संतुष्टि में गड़बड़ हो जाएगी। यहां आप देखिए, ये मान लो Q दे दिया, ये पॉइंट R दे दिया, ये यहां, इसका मतलब है कि ये देखिए यहां इसको समान संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही। Q पर क्या हो रही है? अधिक, और R पर क्या हो रही है? कम संतुष्टि प्राप्त हो रही है। इसका मतलब है कि दो तटस्थ वक्र आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। 3 विशेषता होगी। उसके बाद उसकी 1-2 विशेषता और भी है, यदि हम बात करें इसके अलावा भी, कि ये देखिए आप, ये है 3 तटस्थ वक्र, IC1, IC2, IC3 इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब है जो तटस्थ वक्र मूल बिंदु से जितना दूर होगा, दाईं ओर होगा, उपभोक्ता की संतुष्टि उतनी ही बढ़ती जाएगी। यानी इस पे कम है, इससे भी ज्यादा है, और इससे भी ज्यादा है। यानी दाईं ओर जैसे जैसे हम चलेंगे और ज्यादा तटस्थ वक्र तो उपभोक्ता की संतुष्टि इसमें बढ़ती जाएगी, क्योंकि दोनों वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त कर रहा है तो बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे हम मूल बिंदु की ओर आते हैं
बाईं ओर, तो संतुष्टि उसकी क्या होती है, कम होती है, चली जाती है। ठीक है ना। तटस्थ वक्र, अब यदि आप बात करें इसी का आकार का होगा रेखा चित्र। यदि हम ये बात करें कि ये ऐसे हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इससे एक ही वस्तु प्राप्त हो रही है, इससे एक ही वस्तु प्राप्त यानी एक्स ही प्राप्त हो रही है। देखिए आप ये लो, ऐसे नहीं हो सकता, ये भी एक विशेषता है। उसके बाद आप ये देखिए, यानी एक्स एक्स क्षितिज के समांतर नहीं हो सकता, वाई क्षितिज के समांतर भी ये नहीं हो सकता। ऐसे इसका ढाल ऐसे नहीं हो सकता, लंबवत नहीं हो सकता, क्षैतिज भी नहीं हो सकता। लंबवत का मतलब होता है कि वाई वाई वस्तु उसको मिल रही है, एक्स वस्तु प्राप्त नहीं हो रही, तो यहाँ वो संतुष्ट नहीं है। दोनों वस्तु चाहिए और दोनों वस्तुएं इस प्रकार से हों कि यदि बात उसकी खर्च करें कि एक की यदि इकाई बढ़ाए तो दूसरे की इकाई जो है उसको कम करनी पड़ती है, और वहां पर भी उसको दोनों वस्तु से उसको क्या प्राप्त होती है, समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ये तटस्थ वक्र हो गया, ये सारी विशेषताएं हो गई। इसकी बात करें, अब हम आगे की बात करें तो हम इसमें के माध्यम से क्या दिखाएंगे, उपभोक्ता का संतुलन दिखाएंगे। ठीक है ना। तटस्थ वक्र के माध्यम से ही उपभोक्ता संतुलन में कहाँ होगा, ये इससे अलग अलग थोड़ा सा डायग्राम बना के और बताएंगे आपको कि किस प्रकार से उपभोक्ता संतुलन में होता है। तो एक डायग्राम हो पड़ेगा, हमारे प्रश्न में ये भी आ सकता है कि उपभोक्ता का संतुलन दर्शाइए तटस्थ वक्र के माध्यम से। तो उसके पहले एक हमें बजट रेखा की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, बजट रेखा की क्या होगी, आवश्यकता होगी। देखिए आप ये लो, 3 बना लीजिए, ये बना लिया, ये बजट रेखा बना ली। मान लो बजट रेखा बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, बजट रेखा। ये बजट रेखा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति के पास रुपए कितने, उसका बजट कितना है, और उसी को क्या करना है, खर्च करना है। ठीक है ना। तो इसका जो है ना वो सूत्र होगा P1/P2 बजट रेखा। ठीक है, तो ये उसकी आय को बताता है, उपभोक्ता की क्या है, आमदनी को बताता है। ये एक्स वस्तु है और ये वाई वस्तु है, समझ रहे बात। अब इसका संतुलन हमें दिखाना है कि उपभोक्ता संतुलन में कहाँ होगा और कितनी मात्रा किस वस्तु की यूज करेगा, कितनी मात्रा किस। तो इसकी एक शर्त है, देखिए आप ये दो, ये ऐसे, ये यहां स्पर्श कर रहा है, ये बिंदु, ये ई बिंदु माने। ठीक है, यहां उपभोक्ता क्या है, तटस्थ होगा, यानी उसके बजट रेखा जो है ना, इसके एकदम जो है ना बजट रेखा वो क्या करेगा, वो टच जहां पर स्पर्श करेगा ना, वहां पर उपभोक्ता क्या होगा, संतुलन में होगा। यानी इसका ढाल जो है इसके बराबर होता है, बजट रेखा का ढाल जो है ना ऐसे वक्र के क्या होता है, ठीक बराबर होगा। जहां पर ये स्पर्श करेगा वहां पर ये संतुलन में होगा उपभोक्ता, जिसमें वो यदि बात करें ये एक्स की मात्रा प्राप्त कर रहा है, ये वाई की, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, कोई भी नाम दे दीजिए, टी दे दो चाहिए। और तो ये ओ एम मात्रा किसकी प्राप्त कर रहा है, एक्स वस्तु की, और ओ टी मात्रा प्राप्त कर रहा है वाई वस्तु की। यहाँ पर उपभोक्ता क्या होता है, संतुलन होता है। ठीक है, लेकिन यदि हम और बनाए, ये बना लिया और ये बना लिया, तो यहाँ क्या है, यदि हम बात करें तो ये आप संयोग लेंगे तो ये हमारी बजट रेखा से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, प्राप्त नहीं कर सकता उपभोक्ता, बजट में बजट ही नहीं आएगा। यहाँ यदि बात करें ऐसे तो यहाँ पर भी वो संतुलन में नहीं होगा, क्योंकि ये बजट के अंदर में तो है लेकिन एक वस्तु की ज्यादा मात्रा प्राप्त कर रहा है, एक की बिल्कुल ही कम प्राप्त उसको हो रही है। तो वहां होगा जहां बजट रेखा ऐसी वक्र को स्पर्श करती है, छूती है, वहां पर उपभोक्ता का क्या हो जाएगा, संतुलन। तो ई बिंदु जो है ना उपभोक्ता का संतुलन है। ई बिंदु क्या है, उपभोक्ता का संतुलन। तो इस प्रकार से हम तटस्थ वक्र के माध्यम से उपभोक्ता का संतुलन दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से उपभोक्ता जो है संतुलन में होगा। अब बात करें हम, एक चीज हो रहेगी लास्ट इसमें, प्रतिस्थापन की सीमांत। क्या बात करेंगे हम, प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बारे में बताएंगे कि ये क्या होता है, एमआरएस। ठीक है, एमआरएस यानी वही बात है, यदि हमने पहले उसमें पढ़ा था
उत्पादन संभावना वक्र में सीमांत अवसर लागत पढ़ा था ना, सेम कहानी वही है कि एक की मात्रा कितनी मात्रा छोड़ता है। यहाँ पर यदि हमने बात की थी कि भाई एक्स वस्तु की एक मात्रा मान लो बढ़ाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, और उसकी मात्रा यदि मान लीजिए वाई की मात्रा थी 25 20 16 10, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है ये समझ लीजिए आप। प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS कहते हैं उसको। ये क्या होती है, तो देखिए x की जो इकाइयां बढ़ रही है और इधर y की यदि बात करें तो वो छोड़ कितनी रहा है, कितनी मात्रा में इकाई छोड़ रहा है, वो उसकी क्या है, सीमांत प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है, MRS कहलाती है। कहने का मतलब देखिए ये यहां बात करें तो 5 कर रहे हैं, यानी एक इकाई किसकी बढ़ा रहे हैं, x की, और छोड़ कितनी रही होगा 5, समझ गए, ये इसकी प्रतिस्थापन दर होगी। दूसरे में यदि बात करें तो एक इकाई तो बढ़ेगी x की, एक बढ़ा है, लेकिन छोड़ कितना है यहाँ 4 इकाई, तो ये कम होती चली जाएगी, समझ गए। तो कहने का मतलब प्रतिस्थापन का दर का मतलब होता है कि एक उपभोक्ता एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा छोड़ने के लिए तैयार है या कितनी मात्रा उसको छोड़नी पड़ती है, वो उसकी क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन की दर कहलाती है। x वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए y वस्तु की कितनी मात्रा छोड़ रहा है, वो x वस्तु की प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है। धन्यवाद। बहुत ही आपको मैंने अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से कर देना, क्योंकि उसके बिना तो काम चलता ही नहीं। लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, शेयर कर देना, ताकि अपना जो है ना, जो भी आपको नोटिफिकेशन पहली बार मिलता रहेगा। लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, वो दबाना और बेल आइकन दबा देना।